हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिद्धा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीव जनन कैसे करता है कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर है पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनता है। तो देखिए, पराग कण जो होता है वो पुंकेसर का भाग होता है, यानी पराग कण पराग कोश में पाया जाता है। ठीक है, पराग कण कहाँ पाया जाता है? पराग कोश में। ये फूल है, फूल का ये वाला पराग कोश है और पराग कोश के अंदर क्या रहता है? पराग कण रहता है। ठीक है, तो परागकण किसके अंदर पाया जाता है? पराग कोश के अंदर पाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होने के लिए ये फिलोपियन ट्यूब में निषेचित होता है। देखिए, ये गर्भाशय है, गर्भाशय का ये फिलोपियन ट्यूब है। तो फिलोपियन ट्यूब में इधर से जाता है शुक्राणु और यहाँ पे रहता है अंडाणु, यहीं पे इसका निषेचन होता है। तो अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब या कहेंगे अंडवाहिनी में निषेचन होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है। देखिए, किशोरावस्था 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। तो किशोरावस्था में या प्यूबर्टी कह सकते हैं, प्यूबर्टी में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, तो यानी टेस्टोस्टेरोन होगा और एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन के चलते जो किशोरावस्था में है उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे मूंछ और दाढ़ी का शुरू हो जाना या स्त्रियों में स्तन में उभार आ जाना, ये किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन है। तो पुरुष में होता है टेस्टोस्टेरोन और मादा में होता है एस्ट्रोजन। तो ये दोनों हो सकता है, यानी ए और बी दोनों आंसर सही होगा। ठीक है, यानी डी नंबर सही होगा। बीजांड की ओर पराग नली का वृद्धि का कारण क्या है? तो देखिए, यही है क्या आपका बीजांड है, ये बीजांड है, ये आपको वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है। ठीक है, तो जब पराग नली से यहाँ पे वर्तिका पर जब पराग के कण पड़ते हैं तो यहाँ ये फट जाती है और यहाँ से एक पराग नली विकसित होता है जो बीजांड के अंदर जाता है। ठीक है, और बीजांड के अंदर क्या रहता है? अंडा रहता है और बीजांड यहीं पर क्या होता है? मादा युग्मक नर युग्मक से निषेचित होता है। तो यहाँ से यहाँ तक यानी पराग नली में वृद्धि के कारण बीजांड की ओर पराग नली का जो वृद्धि का कारण होता है वो होता है केमेट्रोफिज्म यानी रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। एंड्रोजन क्या है? देखिए, एंड्रोजन एक नर हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन का ही एक भाग है। कौन सा? एंड्रोजन। तो यहाँ जो एंड्रोजन होगा, एंड्रोजन ये क्या होगा? नर हार्मोन होगा, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ये वृषण से स्रावित होता है, नर के वृषण से स्रावित होता है। तो यहाँ पे एंड्रोजन क्या होगा? नर हार्मोन होगा। एकलिंगी पादप का उदाहरण कौन है? तो एकलिंगी हो जाएगा आपको पपीता। पपीता जो है एकलिंगी पादप का उदाहरण है, क्योंकि इसमें या तो नर रहता है या तो मादा, एक ही लिंग रहता है। तो एक लिंगी का हो जाएगा पपीता। वैसे सरसों में दोनों लिंग रहता है, नर और मादा दोनों में, अरहुल में भी रहता है, मटर में भी रहता है। ये तीनों में आपको क्या रहता है? दोनों लिंग, यानी नर और मादा दोनों, लेकिन एक लिंग रहता है किसमें? पपीता में रहता है। ठीक है, तो यहाँ ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। करें, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए, मादा जनन तंत्र में अंडाशय भी आता है, गर्भाशय भी आता है, अंडवाहिनी भी आता है, लेकिन जो शुक्रवाहिका है ये नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे करें मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? तो ये शुक्रवाहिका है, क्योंकि शुक्राणु को ले जाने वाला जो पाइप है उसी को कहते हैं शुक्रवाहिका। और शुक्राणु कहाँ निर्माण होता है? नर के वृषण में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको शुक्रवाहिका, जो कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आगे देखिए, कह रहा है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? द्विखंडन होता है आपको अमीबा में। अमीबा एक कोशिका टूट करके दो नए संतति का निर्माण करता है। तो यहाँ अमीबा में क्या हो जाएगा? द्विखंडन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये वृषण से, नर के वृषण से स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अलैंगिक जनन अमीबा में होता है आपको विखंडन द्वारा होता है।
एक जो जनक अमीबा है ये टूट करके दो नए संतति का निर्माण करता है, यानी एक अमीबा टूट करके और क्या बनेगा, दो। तो इसके पहले इसमें जो कोशिका दर्भ है वो विभाजित होता है, केंद्रक विभाजित होता है, और फिर एक जो जनक अमीबा है वो पूरा पूरा टूट करके एक दो नए संतति का निर्माण, यानी एक अमीबा से दो अमीबा का बन जाना, यही कहलाता है द्विखंडन। तो द्विखंडन यहाँ पर अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है, विखंडन द्वारा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, अंडाशय। ठीक है, फूल का कौन सा भाग, अंडाशय जो है ये बदल जाता है, किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। पुंकेसर तो ये तो नर वाला भाग हुआ। स्त्री केसर, स्त्री केसर तो पूरे जो है भाग को स्त्री केसर में अंडाशय भी आ जाएगा, बीजांड भी आ जाएगा। तो यहाँ कौन सा वाला होगा, अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तना में, जड़ में, पुष्प में और फल में। तो देखिए पौधे में जो जनन अंग है वो पुष्प में पाया जाता है, क्योंकि जनन अंग यानी नर और मादा कहाँ पे रहेगा, पुष्प में ही रहता है, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर फूल में ही रहता है। तो इसीलिए पौधे का जो जनन अंग है कहाँ है, पुष्प में रहता है। ठीक है, पुष्प का नर भाग है, तो पुष्प का नर भाग इसमें कौन है, पुमंग है। पुष्प के नर भाग को क्या कहेंगे, पुमंग, क्योंकि बाह्य दल पुंज नहीं होता। बाह्य दल पुंज तो फूल का जो बाहर वाला भाग है उसको बाह्य दल पुंज कहेंगे। जो रंगीन पत्तियां है वो दलपुंज कहलाता है, और जयांग जो स्त्री वाला भाग है वो कहलाता है जयांग। तो इसमें से कौन सा वाला आंसर सही होगा, पुमंग, यानी पुष्प का नर भाग कौन है यहाँ पे, पुमंग यानी पुंकेसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा मलेरिया परजीवी है, प्लाज्मोडियम, लेशमेनिया, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे मलेरिया परजीवी है, यहाँ पे प्लाज्मोडियम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम यहाँ पे क्या है, मलेरिया परजीवी है। आगे देखिए, निम्न में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। पुनरुद्भवन क्या है, एक जीव टूट करके और एक से अधिक जीव बन जाता है, खंड खंड हो जाता है, और खंड खंड फिर से वृद्धि करके एक नए संतति का निर्माण कर लेता है, उसी को कहते हैं पुनरुद्भवन। तो यहाँ पुनरुद्भवन किस में होता है, हाइड्रा में नहीं होता है। हाइड्रा में तो मुकुल निकलता है, मुकुलन द्वारा आता है। अमीबा में तो द्विखंडन द्वारा होता है, एक अमीबा टूट करके और दो बन जाता है। स्पाइगैरा में होता है। स्पाइगैरा में क्या होता है कि एक जीव जो है टूट करके और अनेक खंड खंड हो जाते हैं, और ये खंड फिर से एक नए जीव में संतति में बदल जाता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, स्पाइगैरा, यानी निम्न में से पुनरुद्भवन किस में होता है, स्पाइगैरा में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब जिसमें स्त्री और पुरुष यानी नर और मादा दोनों जनन अंग हो, उसको उभयलिंगी कहते हैं। तो उभयलिंगी किस में होगा, बकरी एकलिंगी है, बकरी या तो नर होगा या तो मादा, बिल्ली जो है नर होगा या मादा, कुत्ता जो है नर होगा या मादा, लेकिन केचुआ क्या है यहाँ पे उभयलिंगी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा जीव उभयलिंगी है, यानी नर और मादा किस में दोनों में पाया जाता है, तो यहाँ केचुआ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पे अंडवाहिका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से तो अंडा क्या होता है, अंडा आकर के यहाँ रुकता है। ठीक है, अंडाशय नहीं होगा, और प्लेसेंटा होगा, इसी को और क्या कहते हैं, अपड़ा भी कहते हैं। तो भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, इसके लिए विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा या अपड़ा कहते हैं, जिससे बच्चों को पोषण मिलता है। ठीक है, कौन सा वाला होगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा, जिसमें मुकुल निकलता है। तो अमीबा में तो द्विखंडन होता है, यानी एक अमीबा टूट करके दो नए संतति का निर्माण करते हैं, दो नए अमीबा का निर्माण करते हैं, तो अमीबा तो नहीं होगा। ईस्ट में मुकुल द्वारा होता है, यानी ईस्ट में क्या निकलता है, उभार निकलता है, यानी मुकुल निकलता है। तो ईस्ट में हो जाएगा आपको मुकुल द्वारा, हाइड्रा में हो जाएगा आपको मुकुल द्वारा, लेकिन अमीबा में क्या हो जाएगा, अमीबा में हो जाएगा आपको मुकुल द्वारा, द्विखंडन द्वारा होता है।
प्लेमोजियम तो एक मलेरिया परजीवी है, तो इसमें नहीं होगा। लेशमेनिया में नहीं होगा, तो क्या होगा, ईस्ट में मुकुल द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, या इनमें से सभी। तो देखिए शुक्राणु का निर्माण तो क्या होता है, नर में होता है, और नर में क्या होता है, वृषण। यहाँ गर्भाशय और अंडाशय कहाँ रहता है, मादा में। तो यहाँ पे शुक्राणु निर्माण कहाँ हो जाएगा, शुक्राणु का निर्माण वृषण से होता है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा, वृषण से हो जाएगा। ठीक है, चलिए पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। जब पुष्प का परागकोश, परागकोश तो रहता है किसमें, नर वाला भाग में, पुंकेसर में, तो ये वाला नहीं होगा। वर्तिका में, वर्तिका नहीं होगा। वर्तिका में, वर्तिकाग्र होगा यहाँ पे, वर्तिकाग्र में नहीं, वर्तिका में नहीं, अंडाशय में होगा। यानी यो फूल रहता है पुष्प का, जो ये स्त्री वाला भाग है, तो इसको कहते हैं वर्तिका कहते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला भाग को, शीर्ष वाला भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र। और यही है क्या, अंडाशय। क्या है ये, अंडाशय। तो अंडाशय ही फल बनता है। तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो यहाँ अंडाशय क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में से कौन सा है। देखिए हाइड्रा में कायिक प्रबंधन तो नहीं होगा। कायिक मतलब या तो जड़ से हो जाए, या तना से हो जाए, या पत्ती के द्वारा। अगर मतलब कोई भी पौधा का कोई भी अंग से अगर जनन होता है तो उसको कहते हैं कायिक प्रबंधन। बीजाणु जनन यानी बीज होके होता है तब होते हैं इसको बीजाणु जनन, तो ये तो होगा नहीं। मुकुलन द्वारा, हाँ मुकुलन द्वारा हो जाएगा। हाइड्रा में क्या निकलता है, ये मुकुल निकलता है। ये हाइड्रा है, हाइड्रा के यहाँ से क्या निकलता है, एक उभार। और ये उभार धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा, और बड़ा होके क्या होता है, ये एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। तो इसमें मुकुल द्वारा हो जाएगा। यानी हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि है, ये मुकुलन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। बाह्यदल पुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर या स्त्री केसर। तो देखिए ये तो फूल है, ये आपको हो गया फूल, ये हो गया आपको पुंकेसर, और ये हो गया आपको अंडाशय। अंडाशय का ये वाला हो गया वर्तिका, ये हो गया वर्तिकाग्र, ये हो गया अंडाशय, ये हो गया पुंकेसर। और पुंकेसर के शीर्ष पे रहता है परागकोश, परागकोश के अंदर रहता है परागकण, और यहाँ पर रहता है वर्तिका। तो देखिए यहाँ पे बाह्यदल पुंज फूल का जो सबसे बाहरी हरा वाला भाग है, हरा पत्ता वाला, ये होता है बाह्यदल पुंज। तो यहाँ पर तो परागकण नहीं बनता है। पंखुड़ी में यानी फूल का जो रंगीन भाग है वो होता है पंखुड़ी, तो यहाँ भी नहीं होगा। स्त्री केसर में परागकण नहीं बनता है। कहाँ बनता है, पुंकेसर में। यानी पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो हो जाएगा क्या, पुंकेसर। पुंकेसर के शीर्ष पे क्या रहता है, परागकोश, और परागकोश में क्या बनता है, परागकण बनता है। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव में मादा मतलब स्त्री वाला, तो अंडाशय तो है, गर्भाशय भी है, डिम्बवाहिनी भी है, तो कौन नहीं होगा, ये हो जाएगा शुक्र वाहिका। यानी शुक्र वाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये शुक्र वाहिका शुक्राणुओं को ले जाने के लिए जो नली होती है उसी को शुक्र वाहिका कहते हैं। और शुक्राणु कहाँ बनता है, नर में। तो नर में शुक्राणु बनता है, तो ये मादा का नहीं है, किसका है, ये नर का। तो यही वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहे 25 नंबर की पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। पत्तियों द्वारा तो लैंगिक जनन होगा नहीं, तना भी नहीं होगा, तो क्या होगा, फूल में ही क्या रहते हैं, नर जनन भी होता है। यानी पुंकेसर और स्त्री केसर कहाँ रहते हैं, फूल में ही। तो फूल द्वारा होगा आपको लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में क्या होता है, दो व्यष्टि भाग लेते हैं, नर और मादा। ठीक है, और अलैंगिक जनन में एक ही व्यष्टि भाग लेते हैं, या तो वो नर होगा या तो ये मादा होगा। ठीक है, तो यहाँ परागकोश में होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है परागकोश में होता है। परागकोश में क्या होता है, परागकण होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा डी, परागकण होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं।
यहाँ पे देखिए पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, तो पूर्ण विकसित अंडाशय फल, बीज, बीजांड इनमें से कोई नहीं, तो पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है आपको फल कहलाता है। पूरा पूरा अगर विकसित हो जाएगा अंडाशय तो क्या होगा, फल, और फल के अंदर रहता है बीज, तो यहाँ फल ही कहलाएगा। ठीक है। अंडाणु निकलता है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अंडाणु निकलता है, अंडाणु कहाँ से निकलता है, योनि से, गर्भाशय से, कि अंडाशय या फिलोपियन नलिका से, तो अंडाणु निकलता है अंडाशय से, यानी अंडाणु का निकलना कहाँ होता है, अंडाशय से, और निषेचन कहाँ होता है अंडाणु का, फिलोपियन नलिका में। तो यहाँ पे कह रहे हैं अंडाणु निकलता कहाँ से है, तो कहाँ से होगा, अंडाशय से हो जाएगा। नर युग्मक को कहते हैं, देखिए नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु, नर युग्मक को क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा शुक्राणु। ठीक है, चलिए आगे। नर युग्मक और मादा युग्मक जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक का जब मीटिंग होता है उस मीटिंग को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर और मादा युग्मक के संगलन को निषेचन कहते हैं। आगे देखिए, करें निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है, उभयलिंगी, मानव तो एक लिंगी है, या तो नर होगा नहीं तो मादा। कबूतर भी क्या है, एक लिंगी है। मेढक क्या होगा, एक लिंगी होगा, लेकिन केचुआ क्या होगा, द्विलिंगी होगा। तो यहाँ पर निम्न में कौन जंतु है जो उभयलिंगी है, उभयलिंगी जंतु हो जाएगा यहाँ पर केचुआ, जिसमें नर और मादा दोनों अंग पाए जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। अब कह रहे हैं स्वपरागन, आगे देखिए कह रहे हैं स्वपरागन निम्न में से किस पौधे में होता है। स्वपरागन होता है जिसमें क्या हो, नर और मादा दोनों हो, उसमें स्वपरागन होता है। तो स्वपरागन किस में हो जाएगा, स्वपरागन हो जाएगा आपको उभयलिंगी पौधे में, उभयलिंगी पौधे में स्वपरागन होगा, एक लिंगी में नहीं होगा और अलिंगी में भी नहीं होगा। किस में होगा, उभयलिंगी में, जिसमें नर और मादा दोनों रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है पुष्प में निषेचन कहाँ होता है, तो देखिए पुष्प में निषेचन कह रहे हैं बीजांड के भीतर, भ्रूणकोश के भीतर या भ्रूणकोश के बाहर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको बीजांड के अंदर, बीजांड के अंदर रहता है मादा युग्मक, बीजांड के अंदर क्या रहता है, मादा युग्मक, और वहीं पे निषेचन होता है जब पराग कण वर्तिका पर पड़ती है, तो बड़ा ये जो परागकण है वो पराग नली द्वारा कहाँ जाता है, बीजांड में, और बीजांड के अंदर रहता है मादा युग्मक जहाँ पर निषेचन होता है। तो पुष्प में निषेचन कहाँ होता है, बीजांड के भीतर होता है। ठीक है। ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, तो ईस्ट में अलैंगिक जनन की जो विधि है वो है मोकलन। ईस्ट है, ईस्ट में जो अलैंगिक जनन होता है वो कहाँ होता है, आपको मोकलन द्वारा होता है। विखंडन नहीं होता है, अपखंडन और द्विखंडन नहीं होता है, क्या होता है, मोकलन द्वारा होगा। आगे देखिए कह रहा है कि एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं, तो एक अंडाशय में बहुत सारे बीजांड होते हैं, यानी अनेक हो जाएगा। ठीक है, एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं, बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए, आप अमरूद ले लीजिए, उसमें कितना बीज रहता है। ठीक है, इसी तरह से आप और भी बहुत सारे फल हैं, तो उसमें एक अंडाशय में अनेक क्या रहते हैं, बीजांड रहते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है, तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन। ठीक है, एक हाइड्रा से मुकुल द्वारा, किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है। पुनर्जनन द्वारा नहीं होता है, बीजाणु जनन और विखंडन द्वारा नहीं होता है, किसके द्वारा होगा, मुकुलन द्वारा होगा। जीव जिस पराक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे जनन कहते हैं। यानी जनन वह पराक्रम है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतति की उत्पत्ति करता है। यानी जीव जिस पराक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे कहते हैं जनन कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहे किस प्रकार के जीव में जनक के शरीर में कलिका निकलती है, तो कलिका किसके द्वारा निकलती है, मुकुलन। अच्छा, वृषण कोष का तापमान शरीर के सामान्य ताप से कितना कम होता है, तो देखिए शरीर का ताप तो अगर सेल्सियस में नापेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप फारेनहाइट में डालेंगे तो 98.6 फारेनहाइट रहता है। ठीक है, हमारा जो वृषण रहता है या वृषकोष रहता है 33 डिग्री सेल्सियस पर ही बनता है। वृषण कोष का तापमान शरीर के तापमान से, यानी शरीर का तापमान कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, और वृषण का तापमान रहता है
35 डिग्री सेल्सियस, तो 37 और 35 कितना अंतर है, 2 डिग्री सेल्सियस का, तो यहाँ 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। बहुविखंडन का यहाँ उदाहरण कौन सा है, बहुविखंडन का यहाँ उदाहरण है, अमीबा में तो द्विखंडन होता है, प्लेजोमोडियम, यूग्लिना और पैरामेशियम, तो इसमें हो जाएगा आपको प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन होता है। ठीक है। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बनता है, तो निषेचन के बाद जो है वो युग्मनज भोर्ण में बदल जाता है। ठीक है। निषेचन के बाद युग्मनज किस में विभाजित होकर क्या बन जाता है, भोर्ण बन जाता है। नर युग्मक मादा युग्मक से मिलते हैं तो निषेचन होता है, और निषेचन के बाद ये युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद ये भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं, और भ्रूण का रोपण मादा के गर्भाशय में होता है, जहाँ से 280 दिन के बाद एक नए संतति यानी बेबी का जन्म लेता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।